जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कन्या राशि मई 2025 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है उसका मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, और जो ग्रहों में इस महीने बदलाव होने हैं उनमें सबसे पहले बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये 7 तारीख को आएंगे मेष राशि में। 15 तारीख को सूर्य जो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं ये वृषभ राशि में आएंगे। 14 तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि 10वें घर में। और उसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन जो कि राहु का है, छाया ग्रह है। 18 तारीख को ये मीन राशि से चलकर 6ठे घर में आएंगे, कुंभ राशि में। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मिथुन राशि से, जो कि 10वां घर है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। तो पूरा विवरण शुरू करने से पहले खासकर जो लोगों ने नए ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, ज़रूर लिख भेजिए, इसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले राशि स्वामी की बात करेंगे। बुध ग्रह जो हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव से ये 7 तारीख को चले जाएंगे 8वें घर में, जो कि मेष राशि है। अब बुध ग्रह जो है देखा जाए तो राहु और शनि के साथ बैठे हैं सप्तम भाव में 7 तारीख तक। प्रेशर में है, क्योंकि क्रूर ग्रहों के साथ जब भी बैठते हैं बुध ग्रह तो ये हमेशा प्रेशर में रहते हैं, अपनी स्वाभाविक रिजल्ट नहीं दे सकते। उसके बाद ये 7 तारीख के बाद ये 8वें घर में आएंगे। 8वें घर में इनकी मित्र राशि नहीं है, और 8वां घर भी कोई अच्छा नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर भी जो परिणाम है उनके उतने अच्छे नहीं दिखाई देंगे। कुछ ना कुछ परेशानी, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगी रहेगी, जिससे आपको जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में राहु और शनि के साथ। तो शुक्र भी दबाव में है, हालांकि ऊंच की राशि में है, लेकिन शनि और राहु के साथ होते हुए दबाव में आ जाते हैं 100वें ग्रह। तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं पेमेंट्स वगैरह में दिक्कत आ सकती है, डिलेज हो सकती हैं। हालांकि मिलेंगी तो सही, लेकिन डिलेज हो सकती हैं, कुछ रुकावट हो सकती है, यही दिखाई देता है। परिवार में भी समय जो है ठीक ठाक रहेगा। 18 तारीख को जब राहु यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तब आपके लिए थोड़ी सी स्थिति पार्टनरशिप में और भी धन के मामले में भी यहाँ पे सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अब पराक्रम स्थान की बात करें तो पराक्रम स्थान के स्वामी हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं एकादश भाव में नीच राशि में। मंगल देखा जाए तो इस कुंडली के लिए एक तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, और नीच राशि में बैठे हैं 11वें घर में। तो 11वें घर में बेसिकली देखा जाए तो कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो ऊंच का हो, नीच का हो, क्रूर हो, सौम्य हो, सभी आपको फ़ायदा तो देते हैं। अब मंगल ऐसे फ़ायदे दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ से मेरे को इनकम हो सकती है, तो वहाँ से हो सकती है आपको इनकम हो जाए अचानक से। या कभी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हाउस है 8th हाउस, तो यहाँ पर अचानक से कोई ऐसे परिणाम भी दे सकते हैं जिसमें आपको नुकसान हो जाए। तो ये सब दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है। पराक्रम के स्थान पर देखा जाए तो पराक्रम में भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। तो क्रोध से बचने की कोशिश करें, फोकस करें काम पे, जिससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। चौथे घर के स्वामी जो हैं गुरु हैं। गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं 14 तारीख तक, और गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर है, पंचम भाव पर है। तो आपकी राशि पर भी जो है फ़ायदा दे रहे हैं आपको। और पंचम भाव जो कि एक बहुत ही लक्ष्मी स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है, क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी फ़ायदे देंगे। 14 तारीख के बाद ये आ जाएंगे आपके दशम भाव में, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके लिए वृद्धि करेंगे।
और यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, धन में वृद्धि करेंगे, और छठे घर पर दृष्टि पड़ेगी तो रोग, रिपु, ऋण इन सब से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो ये है गुरु की दृष्टि। इसके बाद देखा जाए तो क्योंकि सुख स्थान के मालिक हैं तो सुख में आपके अच्छा रहेंगे, और क्योंकि जब ये दशम भाव में आएंगे तो सुख स्थान पर दृष्टि भी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा समय दिखाई देता है। पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, छठे घर के भी स्वामी शनि हैं। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, और देखा जाए तो कुल मिलाकर क्योंकि शनि राहु के साथ बैठे हैं, एक शापित योग बनाते हैं जो आपको काफ़ी परेशानी देता है, आपको मानसिक तनाव देता है। तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कुछ काम करने के लिए, जिससे आपको ये सब देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करेंगे, मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति में सुधार होगा। छठे घर के स्वामी भी शनि हैं, तो छठे घर के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठते हैं तो पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद उठ खड़ा होता है, पति पत्नी में कोई वाद विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि राहु भी साथ में है। तो यहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप के मामलों में भी बहुत ध्यान रखना है, समन्वय बना के चलना है, नई पार्टनरशिप में एंटर ना करें, खासकर 18 तारीख तक इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पार्टनरशिप में कोई परेशानी नहीं होगी। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपस में बातचीत हो और कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। पति पत्नी के रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो आपको ऐसे रिज़ल्ट दे सकता है। बाकी अगर कोई यात्राएं होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कठिनाइयां ज़रूर दिखाई देंगी। आठवें घर के स्वामी जैसे मैंने बताया मंगल है, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं ऊंच के। तो सूर्य की भी स्थिति हालांकि ऊंच राशि में है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी अगर 8वें में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, जो मतलब ये है कि जो काम ये खराब करते 12वें घर की वजह से खर्चे करवाते, तो वहाँ पे ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। हालांकि 15 के बाद सूर्य जो है नवम भाव में आएंगे, तो नवम भाव में आने से इनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नवम भाव एक बहुत अच्छा पावरफुल त्रिकोण स्थान है। बाकी भाग्य की बात करें, भाग्य के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, गुरु के साथ 14 तारीख तक राशि परिवर्तन भी है, तो ये यहाँ पर भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा दे देंगे। तो ये स्थिति थोड़ा सा बेटर है, परिवर्तन योग जो है ये आपको फ़ायदा देता है, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर रहेंगे शनि और राहु के। गुरु 10वें घर में जब चले जाएंगे तो कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में देखा जाए स्वामी बुध हैं। बुध तो प्रेशर में है, लेकिन गुरु जब आएंगे तो आपको उसकी सपोर्ट मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी निकलेगी। तो यहाँ पर अगर कोई बदलाव भी आते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से देखें, जो भी आपके फ़ायदे के लिए है उसमें आप कदम उठाएं, और इस तरीके के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। एकादश भाव की बात है तो एकादश भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का गोचर दशम भाव से शुरू हो रहा है, स्टार्ट अच्छा है पहले 4 दिन, उसके बाद ये 12वें और 8वें घर में थोड़ा सा परेशानी करते हैं, मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। बाकी क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं तो हर जगह आपको लाभ ही देते हुए जाएंगे। 12वें घर में देखा जाए तो 11वें घर में मंगल भी बैठे हैं। मंगल जैसे मैंने बताया फ़ायदे भी दे सकते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा यहाँ पर। और ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए कुछ मिले जुले परिणाम हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी है उसका ज़रूर ध्यान रखें। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले आप खासकर गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि आपके लिए कोई विघ्न हो सकते हैं इस महीने पार्टनरशिप के मामलों में या धन के मामलों में, तो वो दूर होंगे। और साथ ही में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये सबसे अच्छा उपाय होता है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर
vedic@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।